हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, देखिए आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब PYQ आज हम करने वाले हैं, और साथ में उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आएगा उसको भी आज हम कराने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा कि हम क्वेश्चन करने वाले हैं और उससे जो रिलेटेड टर्म आएगा मतलब जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल के ऊपर। पहला सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे सवालों को आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देते चलिएगा और आप लास्ट में ये बताइएगा कि आपको कितना याद था इस क्वेश्चन में से। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखिए बालक, आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। देखिए आपसे एग्जाम में कब पूछा गया है, 2017 में ये सवाल आया है और शिफ्ट ए में आया है। तो बताइएगा इसका आंसर कौन सा है। ये कह दिया गया है क्वेश्चन में कि चालक गोले के अंदर आपको बात करना है, सतह पर नहीं। तो देखिए ये रहा आपका चालक गोला, और चालक गोला का ये खासियत होता है कि इसको जो भी आवेश दिया जाता है इसके सतह पर एक समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। इसके अंदर कोई आवेश नहीं है जिसके वजह से विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होने के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। इसका आंसर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अधिक जान लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, कहता है खोखले गोले के सतह पर, अगर ये कोई खोखला गोला है, ठीक है, इसके सतह पर अगर विद्युत क्षेत्र देखोगे ना, KQ/R², क्या हो जाएगा, KQ/R²। तो इस के का मान 1/4πε0 होता है, तो जिसके वजह से क्या हो जाएगा, E = 1/4πε0 Q/R²। ये हो जाएगा आपका खोखले गोले के सतह पर। ठीक है, अंदर बात करते हैं तो अंदर कितना होता है बालक, अभी अभी बताएं कितना होता है, शून्य होता है। ये दोनों बात को आपको याद रखना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए कॉन्सेप्ट बालक, अगला देखिए, अनंत लंबाई के सीधे अविष्ट चालक के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। जो अनंत चालक है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है बालक, वो क्या होता है, वो होता है E = 1/2πε0 λ/r। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए अनंत विस्तार पतली चादर के कारण, अनंत विस्तार इस प्रकार से रहेगा, एक सीट रहेगा, ये अनंत विस्तार रहेगा। ठीक है, ऊपर से भी और नीचे से भी, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है σ/2ε0। इसको भी आप याद रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अनंत चादर के कारण, अनंत विस्तृत एक पतली सीट के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, σ/2ε0। ठीक है, उसी पर एक और कॉन्सेप्ट है कि अनंत विस्तार के समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, σ/ε0। क्या होता है बालक, σ/ε0। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये रहा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में आएगा उसको आप आराम से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल के ऊपर देखते हैं कि दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा गया है। देखिए किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है। ये देखिए ये आपसे इतना बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब 3 साल ये लगातार क्वेश्चन आया है। तो किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है, देखिए आप सुने होंगे कि आपके घर में बिजली बिल उठता है यूनिट के हिसाब से, तो वही होता है कि एक यूनिट जो होता है बालक, एक यूनिट जो होता है वो होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 यूनिट = 1 किलोवाट घंटा। देखिए 1 किलो इंटू जितना घंटा उठेगा उससे आप गुना करिएगा, आपसे क्या आ जाएगा, यूनिट। तो इसको किस में मापा जाता है, ऊर्जा में। तो ये ऊर्जा की खपत होती है जिसकी वजह से आपको यूनिट में बताया जाता है। तो ये किसको मापता है, ऊर्जा को। तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाता है, किलोवाट घंटा। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आंसर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए थर्ड प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए थर्ड प्रश्न है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जानिएगा, आराम से इसका आंसर जान जाइएगा। देखिए डायनेमो क्या होता है, इसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
जो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। और पढ़िए कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर BAN ओमेगा साइन इंटू ओमेगा टी। ठीक है। डायनेमो का मुख्य भाग क्या है, डायनेमो को जो मुख्य भाग है वो है क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पी, ब्ले, ब्रश। ये कुछ मुख्य भाग है जिसको आपको याद रखना है। लिखने आपको अगर 2 नंबर में पूछे तो ये समझ आपको पॉइंट बना के लिखना है। ठीक है। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा था कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। तो डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बालक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो जान गए डायनेमो का कॉन्सेप्ट भी और कितना साल पूछा गया है जो भी। देखिए चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बालक, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है। ध्रुव प्रबलता को अपन M से दर्शाते हैं और M बराबर होता है I इंटू एल, I इंटू एल, ये होता है ध्रुव प्रबलता। यूनिट निकालें तो वो क्या हो जाएगा, देखिए धारा है तो धारा का SI मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, और एल क्या है, लंबाई, तो इसका हो जाएगा मीटर। तो एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालक, एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर ऑप्शन नहीं है तो इसको मिटा दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा बालक कि स्व प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है। देखिए ये 3 साल पूछा गया बालक आपके एग्जाम में, स्व प्रेरकत्व का SI मात्रक। तो देखिए इसका पहले कॉन्सेप्ट जानिए। देखिए स्व प्रेरण गुणांक सेम बात है, कुल चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये रहा, इसको करिएगा तो ये फॉर्मूला निकल करके आएगा कि L बराबर होता है N फाई बटा I, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है। यहाँ इसको L एक नियतांक है, L क्या है यहाँ पर ही कांस्टेंट है, जिसे स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व कहते हैं या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है। इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है बालक, हेनरी होता है, और बीमा क्या होता है, ML2 T-2 A-2, ये इसका बीमा हो जाएगा। याद रखिएगा आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है। तो आप फिर आंसर देने में गड़बड़ी हो सकती है, तो इसीलिए याद रखिएगा। तो स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है, हेनरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा। पावर फैक्टर आपसे पूछा गया है बालक, पावर फैक्टर, जो पावर फैक्टर होता है, ठीक है, जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, कॉस फाई के बराबर होता है। किसके, कॉस फाई के बराबर होता है। जो शक्ति गुणांक होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस फाई। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जान लेते हैं एडवांस की क्या क्या होता है। देखिए पावर फैक्टर पहले क्या होता है वो जानिए कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ की वास्तविक माध्य शक्ति आभासी आवृत्ति का अनुपात होता है। जो शक्ति गुणांक होता है, जो पावर फैक्टर होता है, वो वास्तविक माध्य शक्ति और आवृत्ति के आभासी आवृत्ति के बराबर होता है। मतलब कॉस फाई बराबर R बटा जेड, यानी कि बटहीन धारा किसके बराबर होता है, कॉस फाई बटा 0, किसके बराबर होता है, कॉस फाई बटा 0 के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखने वाली बात है। तो किसके बराबर होता है, कॉस फाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल के ऊपर देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर कुछ और होगा। देखिए एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित करता है। ये हमको समीकरण दे दिया गया है, प्रतिवर्ती धारा का समीकरण से निरूपित करता है। तो आपको धारा की आवृत्ति ज्ञात करना है, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ओमेगा बटा 2 पाई होता है।
कितना होता है, ओमेगा बटा 2 पाई होता है। अब डायरेक्ट आपको मान रखना है। देखिए ये जो होता है इसका जो समीकरण, एक्चुअल समीकरण होता है वो कैसे होता है, एक्चुअल जो समीकरण होता है वो होता है आई बराबर आई बराबर आई बराबर आई नोट साइन साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी। तो देखिए यहाँ पर ही ओमेगा का मान कितना है, ओमेगा का मान है 100 पाई। देखिए ओमेगा टी है तो टी तो बाहर हो गया, ओमेगा का मान कितना हो गया 100 पाई। ठीक है, तो हमें ओमेगा का मान यहाँ से लिख करके लाना है, कितना हो गया 100 पाई। तो यहाँ हो जाएगा 100 पाई बटा 2 पाई, पाई से पाई मर गया, 100 से 2 बार में जाएगा कितना 50 बार में। तो हमारा फ्रीक्वेंसी कितना आ गया बालक, हमारा जो फ्रीक्वेंसी आ गया वो कितना आ गया 50 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम प्रत्यावर्ती धारा को, ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे किए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि एफ बराबर होता है ओमेगा बटा 2 पाई, और इसका जो एक्चुअल समीकरण होता है वो होता है आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। ओमेगा के जगह पर हमको मान दे दिया गया था 100 पाई, तो हम सिंपल मान रख के हमारा कितना आ गया 50। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का कॉन्सेप्ट। देखिए प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसा धारा है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों, परिमाण और दिशा आवर्तित आवर्तित बदलता रहता है। आवर्तित बदलता रहता है मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है, ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, तो देखिए आगे पढ़िएगा। प्रतिवर्ती धारा का महत्तम मान को शिखर धारा कहते हैं। जो महत्तम मान होता है प्रतिवर्ती धारा का, उसको किस नाम से जानते हैं, शिखर धारा के नाम से जानते हैं। इसे आई नोट से सूचित करते हैं, और इसको हम अभी अभी समीकरण लिखवा के दिखाए थे। ये हो गया आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, और यही जो होता है आई नोट, ये क्या होता है, शिखर मान होता है। ये क्या होता है, शिखर धारा बोलिए या शिखर मान बोलते हैं, सब होता है। ठीक है, प्रतिवर्ती वोल्टेज क्या होगा, सेम, खाली यहाँ पर ही आई की जगह पर भी आ गया है। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा का औसत माप आई एवरेज जो होता है वो 0.6371 आई नोट होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आता है। और जो आरएमएस वैल्यू होता है, आई आरएमएस वैल्यू होता है वो होता है आई नोट बटा √2। ठीक है, आई नोट बटा √2। अगला देखिए, प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, और धारितीय प्रतिघात होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है, और इसका ऐसे मात्रक, जो धारितीय प्रतिघात का ऐसे मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। इसको, ये किसका सिंबल है, ओम का सिंबल है। ठीक है, तो अभी अभी सवाल देखिए, अगला सवाल उसी पर है। देखिए अगला सवाल देखिए कि प्रतिघात का मात्रक क्या, 2016 में, 2017 में, 2018 में लगातार ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। क्लियर है सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल देखिए कि तप्त तार एमीटर प्रत्यावर्ती धारा को मापता है। क्या मापता है, आईआरएमएस वैल्यू मापता है, मतलब मूल औसत वर्ग धारा मापता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। ये सवाल भी अच्छा खासा एग्जाम में आया हुआ है, देखिए 3 साल। ठीक है, ये सवाल का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, बिल्कुल सही। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम एडवांस बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में। देखिए इसका जो खोज हुआ था वो 1865 में मैक्सवेल ने किया था। ठीक है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रतिपादन किए, कौन किए, मैक्सवेल ने 1865 ईस्वी में। ठीक है, तरंगों का निर्यात में वेग c बराबर होता है 1/√μ0 जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला देखिए सवाल, अगला देखिए कि तरंगों के माध्यम में वेग होता है c बराबर 1/μc। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना। जो मेन याद करने वाली बात था, जो कि आपको प्रश्न में भी देखने को मिला था, वो ये था, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसा होती है, अनुप्रस्थ होती है।
कैसा होती है, अनुप्रस्थ होती है। और ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन के गुण को प्रदर्शित करता है। इतने के गुण को प्रदर्शित करता है कौन सा, विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश किरण, ये रहा अपवर्तन के लिए अपवर्तन सतह, जब प्रकाश की किरण ग्लास के स्लैब में प्रवेश करती है, मतलब पहले था विरल, अब कहाँ जाएगा, सघन में जाएगा। ठीक है, तो उसका वेग क्या होगा, घटेगा। और अगर किसी का वेग घटता है, अगर किसी प्रकाश का वेग घटता है तो उसका तरंगदैर्घ्य भी क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप ये 3 साल सवाल देख रहे हैं कि रिपीट किया गया है, 13, 15, 16 में ये सवाल आया हुआ है। तो इसीलिए आपको इम्पोर्टेंट लगा करके इस सवाल को याद रखना है, क्योंकि ये सवाल रिपीट होते हैं सवाल। ठीक है, अगर वेग घट रहा है, अगर वेग घटेगा तो तरंगदैर्घ्य भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी होगा, देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये रहा कि जब प्रकाश की किरण ग्लास के स्लैब में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, घटता है। इसका रीजन पढ़िएगा, अभी अभी रीजन हम बताए भी हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से उसका तरंगदैर्घ्य भी क्या होता है, घट जाती है। सिंपल बात, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, याद कर लें। ठीक है, चलिए अब पीछे सवाल पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और कई बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है सवाल, ध्यान को समझिएगा। और थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है तो आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमको बताने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सवाल देखिएगा कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। छोटे छोटे समरूप बूंदे हैं जिसका जिसका जो धारिता है वो 5 माइक्रोफराड है, और मिल करके एक बड़ा बूंद बनाते हैं, और बड़े बूंद की धारिता आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि छोटे जो बूंद है, ऐसा छोटे जो बूंद है उसकी धारिता कितना दिया गया है, 5 माइक्रोफराड। ठीक है, 5 माइक्रोफराड है, और उसका मान लेते हैं कि उसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, और मिल करके एक बड़ा बूंद बनाते हैं जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर है। ठीक है, और जो ये कितने बूंद है, बूंदों की संख्या जो है वो कितना है, 64 है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि 64 समरूप बूंदे हैं छोटे छोटे, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, मिल करके एक बड़ा बूंद बनाते हैं जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे बड़े बूंद की त्रिज्या, बड़े बूंद की त्रिज्या जो कि कैपिटल आर है, और बराबर करेंगे किसके, छोटे बूंद की त्रिज्या के, छोटे बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर के। ठीक है, फिर हम इसका क्या करेंगे, आयतन निकाल करके जो भी आंसर आएगा उसका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं और शुरू करते हैं। देखिए बालक, छोटे बूंद की आयतन हम पहले लिखते हैं। छोटा बूंद का आयतन क्या होता है, छोटे बूंद को इस तरफ न लिखेंगे तो छोटे बूंद का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और बड़े बूंद की त्रिज्या इस तरफ लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आयतन 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, इधर क्या बच जाएगा। लेकिन इसका कितने समरूप बूंदे हैं, 64, 64 समरूप बूंदे हैं। 64 से मिलकर ही क्या बना रहा है, एक बड़ा बूंद बना रहा है। ठीक है, तो आप देखिए कैपिटल आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा बालक, देखो इसको तोड़ो, ये किसका क्यूब है, 4 का, यानी कि 4r का क्यूब। ठीक है, 4r का क्यूब है, मतलब ये r बराबर कितना आ जाएगा, 4r, 4r। ठीक है, और उसकी धारिता, बूंद की धारिता क्या होती है, अगर हम बोलें कि गोले की धारिता आप बताओ, आप क्या बताओ, गोले की धारिता, तो गोले की धारिता आपको याद होगा, निकाले होंगे आप डेरिवेशन से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर, आप निकाले हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या करिएगा, अब देखिए कैपिटल आर का मान रखिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 स्मॉल आर। क्या किए हम, कैपिटल आर का मान उठा करके यहाँ पर ही रख दिए। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम थोड़ा सा सरिया लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए
4 बाहर कर लीजिए और अंदर क्या बच जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये वाला बच गया और, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्या है, गोले की धारिता, यही ना है गोले की धारिता। तो देखिए ये हो जाएगा 4 इंटू, थोड़ा सा ऊपर देख लीजिएगा, 4 इंटू गोले की धारिता कितना दे रखा था 5 माइक्रोफैराड। याद रखिएगा कि गोले की धारिता कितना था 5 माइक्रोफैराड और मिल करके क्या बना रहा है, बड़ा बड़ा गोला बना रहा है। तो 5 माइक्रोफैराड है तो 5 माइक्रोफैराड से गुना कर देंगे, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 20 माइक्रोफैराड। 20 माइक्रोफैराड ये हमारा आ जाएगा बड़े गोले की धारिता, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या किए, पहले हम छोटे गोले की त्रिज्या और बड़े गोले की त्रिज्या को मान लिए, फिर हम उसके बाद आयतन का फॉर्मूला लगाएं और फिर दोनों को क्या कर दिए, बराबर कर दिए, जिससे हमके बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात हुआ। और बड़े गोले की त्रिज्या से फिर हम क्या किए, बड़े गोले की धारिता ज्ञात कर लिए, जो कि हमारा आ गया 20 माइक्रोफैराड। कितना आ गया 20 माइक्रोफैराड। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक एक स्टेप को आपको हम बताए हैं, ठीक है, आप फॉलो करिएगा, आपका भी आंसर सटीक आएगा और सही आएगा। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का था, आपको हार्ड लग सकती है। ठीक है, तो इसको क्या करिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सवाल क्या था। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, ताकि वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपको एक एक आंसर देते चलना है, कितना स्कोर बना वो भी आपको लिखना है, कि टोटल सवाल में से कितने आपको मिले। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जय हिंद।